Hello, welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंसेस लिए हैं और इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स हैं यह देखते हुए इनको करेक्ट करेंगे और आगे से यह डिसाइड करेंगे कि इनकी करेक्ट फॉर्म्स को हम यूज़ करेंगे। आइए, आपका पहला सेंटेंस है आज का। आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषि टू कम फॉर द पार्टी। आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषि टू कम फॉर द पार्टी को हमने क्रॉस किया है एंड उसके साथ दूसरा जो सेंटेंस है आई एम होपिंग ऋषि विल कम फॉर द पार्टी, इस सेंटेंस को हमने ठीक किया है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज राइट और हमें इसी सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए। आई एम होपिंग ऋषि विल कम फॉर द पार्टी। यहाँ पर वर्ड होप मेन यूज़ है, इसमें होप के लिए ये सारा पूरा सेंटेंस चेंज किया गया है। सो होप हम तब यूज़ करते हैं when we wish something to happen, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता है। हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसलिए हम ये होप करें। जस्ट वी होप, वी विश फॉर समथिंग टू हैपन। एक्सपेक्ट इसलिए हम होप यहाँ पर लगाते हैं जब हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। एंड एक्सपेक्ट हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एक्सपेक्ट का मतलब होता है टू थिंक इन एडवांस फॉर समथिंग टू हैपन। तो टू थिंक इन एडवांस हम तब कर सकते हैं, ये मीनिंग तब हम इस मीनिंग को यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई रीजंस होते हैं कुछ सपोर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को लेता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषि टू कम, तो इसका मतलब है कि या तो उसने मुझे बताया है, ऋषि ने मुझे बताया है, या फिर ऋषि हर पार्टी में मिलता है इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इसमें भी मुझे मिलेगा, या ऋषि कभी कोई पार्टी छोड़ता ही नहीं है, पार्टी मेनिया है उसको, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऋषि मुझे मिलेगा, या ऋषि कहीं भी पार्टी होती है किसी न किसी तरह से वह बहाना निकाल ही लेता है और मिलता ही मिलता है, या फिर या ऋषि के दोस्त की ही पार्टी है यहाँ इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऋषि तो होना चाहिए था, या मतलब होगा ही होगा। तो इसलिए अगर ऐसा कोई रीज़न है सपोर्ट करने का, देन वी से आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषि टू कम फॉर द पार्टी। अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं है, जस्ट वी विश फॉर समथिंग टू हैपन विदाउट हैविंग एनी रीज़न टू सपोर्ट द विश। हमारी विश को सपोर्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं है हमारे पास। इन दैट वे वी जस्ट से आई एम होपिंग ऋषि विल कम फॉर द पार्टी। So in this way, I am hoping Rishi will come for the party is the right sentence here. Next sentence is the company gave to its employees or its employees expensive Diwali gifts. यहाँ पर देखिए, यहाँ its employees तो यहाँ भी है, its employees यहाँ भी है। तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, यहाँ to है और यहाँ पर to नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए और कि गेव या गिव के बाद जब भी कोई इसके साथ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जिसके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वह रिसीव करता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स। एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स वह एम्प्लॉयज़ यानी कि इनडायरेक्ट के बाद यूज़ किया गया है। अगर किसी वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। दिस इज़ द रूल इन ग्रामर। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें टू नहीं लगाना चाहिए। द कंपनी गेव इट्स एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स, हमको यही कहना चाहिए। यस, अगर हम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को हम गेव के बाद लिखने लग जाए, द कंपनी गेव एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स, तो फिर टू इट्स एम्प्लॉयज़ फिर ये सही हो जाएगा। यानी अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है देन प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड, अदरवाइज प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड एंड विल नॉट बी यूज्ड। थर्ड सेंटेंस इज मोहित इज गुड in or at cricket. So
I have crossed here in means I have not accepted it और I don't want you to accept it, क्योंकि good और किसी एक्टिविटी के लिए जब आता है तो good के साथ हमेशा add आता है, at आता है, good के साथ कभी भी in नहीं आता है preposition। तो good at reading, good at playing, good at laughing, good at doing things, good at understanding, तो इस तरह से एक्टिविटीज़ के साथ गुड और उसके साथ प्रेपोजिशन एट आता है। सो गुड एट क्रिकेट कहा जाएगा, गुड एट स्पीकिंग, तो इसलिए यहाँ गुड के साथ एट आएगा। नेक्स्ट इज एवरी सिटीजन मस्ट फुलफिल हिज और देयर ड्यूटी। यहाँ पर देखिए ये जो डिटर्मिनर है वो यह एवरी आया है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है या इंडेफिनिट डिटर्मिनर आता है इस तरह से, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर यानी कि इसको हम फॉल्ट ऑफ सेक्सिज्म कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से नहीं, हमको हिज नहीं लिखना चाहिए बल्कि यहाँ पर प्लूरल कर देना चाहिए। तो जहाँ भी समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। तो अगर इंडेफिनिट, हालांकि यहाँ ये केवल एक इंडेफिनिट है लेकिन ये सिटीजन्स को क्वालिफाई करने के लिए एक डिटर्मिनर की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी चूँकि एवरी सिटीजन मतलब इट रेफर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तो इसलिए यहाँ ऐसे केसेस में हमेशा इसके साथ प्लूरल ही होना चाहिए, ना कि सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स जहाँ भी कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है या डिटर्मिनर भी इस तरह से आता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर नहीं यूज़ होना चाहिए। एंड सो देयरफॉर एवरी सिटीजन मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी इज द right sentence here. Fifth sentence is some people mistakenly believe that Asians are inferior than or to Europeans। तो यहाँ than को हमने कैंसिल किया है एंड to को हमने कैंसिल नहीं किया, एक्सेप्ट किया है, टिक का साइन यहाँ पर लगाया है। इट सजेस्ट कि यहाँ पर देखिए क्या है, इन्फीरियर। इन्फीरियर इज एन एडजेक्टिव दैट इज एंडिंग इन OR। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो OR में ख़त्म हो रहा है। तो एक रूल है कि ऐसे सभी एडजेक्टिव्स जो जिनके लास्ट में OR, यानी ये इंग्लिश ओरिजिन के ना होकर के किसी दूसरी ओरिजिन के, शायद लैटिन ओरिजिन के, मुझे ध्यान नहीं है, ये होते हैं। तो जिनके लास्ट में OR आता है उनके साथ हमेशा टू यूज़ किया जाता है, ना कि देन यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इन्फीरियर टू यूरोपियंस यूज़ किया जाता है, ना कि देन यूज़ किया जाएगा। सो इन दिस वे सम पीपल मिस्टेकनली बिलीव दैट एशियंस आर इन्फीरियर टू यूरोपियंस। दिस सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड। Sixth sentence is when we plan to live in the UK, when we plan to live in the UK, we must learn about the British life। British life नहीं होता है, इसको यहाँ पर ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ होता है, तो यहाँ पर इसको ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ यूज़ करना चाहिए। सेवंथ सेंटेंस इज द लेडी स्माइल्ड टू और एट मी। तो यहाँ टू को क्रॉस करके एट किया गया है, तो एट का मतलब होता है, हालांकि टू का मतलब भी इन द डायरेक्शन ऑफ होता है, टुवर्ड्स होता है, बट हियर इन प्लेस ऑफ एट। और एट का भी मतलब ही फायर्ड टू मी नहीं कहा जाएगा, एट मी कहा जाएगा। जैसे उसने, किसी ने कंकड़ फेंका तो ही थ्रू अ स्टोन, टू मी नहीं कहा जाएगा, एट मी कहा जाएगा। टू मी का मतलब हो जाएगा व्हेन यू आर आस्किंग समबडी टू कैच इट, तो फिर हम कहेंगे टू मी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मेरी ओर, ही फायर्ड एट मी, इसी तरह से द लेडी स्माइल्ड एट मी, और इसी तरह से स्माइल्ड एट हिम, एट यू, एट दैम, इस तरह से ही ये स्माइल के साथ एट वर्ड यूज, प्रेपोजिशन यूज होगा, कभी भी टू यूज नहीं होगा। तो इस तरह से द लेडी स्माइल्ड एट मी इन अ फेमिलियर वे इज द राइट सेंटेंस। टू इज नॉट द करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन हियर। स्ट्रिक्ट लॉज कैन प्रिवेंट और डिटर पीपल फ्रॉम हरेसिंग वीमेन। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने इसको वीमेन पढ़ा है, वुमन नहीं पढ़ा है, हरेसिंग वीमेन पढ़ा है मैंने, तो ध्यान दीजिए। तो स्ट्रिक्ट लॉज कैन प्रिवेंट और डिटर पीपल फ्रॉम हरेसिंग वीमेन। तो यहाँ पर प्रिवेंट की जगह यहाँ डिटर को एक्सेप्ट किया गया है, मीन्स डिटर हमको यूज़ करना चाहिए,
प्रिवेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो लॉज कभी किसी को इस तरह से रोक नहीं सकते। रोकने के लिए आपको वहाँ पर फिजिकली होने की आवश्यकता होती है। तो आप किसी को लॉज किसी को रोक नहीं सकते कुछ काम करने से। लॉज डिस्करेज कर सकते हैं। लॉज किसी को डिसीजन लेने में, लॉज ये समझा सकते हैं कि या लॉज के कारण लोगों की समझ में ये आ सकता है कि यदि हमने कोई अफेंस किया या कोई हमने दुर्घटना की या कोई क्राइम किया तो उसका पनिशमेंट ये है। तो इससे लोग डिस्करेज हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। तो भयभीत हो करके वे डिटर कर सकते हैं। डिटर का मतलब होता है डिसाइड, और टू मेक डिसाइड और मेक पीपल डिसाइड टू कंटिन्यू समथिंग और टू स्टॉप समथिंग। तो हम यहाँ डिटर कर सकते हैं लोगों को, हम किसी से प्रिवेंट नहीं करा सकते। लॉज, हम का मतलब लॉज यहाँ पर किसी से रोकने के लिए लॉज नहीं कह सकते। लॉज का मतलब क्या है? लॉज का मतलब ये, आप क्राइम करिए हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो सिर्फ लॉज का काम पनिशमेंट देने का है, रोकने का नहीं है। हाँ, अब ये देख करके कि पनिशमेंट मिलता है एंड वो पनिशमेंट बहुत ही फियर्स होता है एंड बहुत ही बहुत ही पेनफुल होता है वह पनिशमेंट, इसलिए कोई उस पनिशमेंट को नहीं लेना चाहता, और उस पनिशमेंट को नहीं लेना चाहता इसलिए वो क्राइम नहीं करता। तो इस तरह से लॉ उसको डिटर कर सकता है। कोई भी लॉ किसी को क्राइम करने से रोक नहीं सकता। तो इसलिए स्ट्रिक्ट लॉज कैन डिटर पीपल होना चाहिए, प्रिवेंट पीपल नहीं होना चाहिए। डिटर पीपल फ्रॉम हरेसिंग वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंसेस, माई नेबर स्लिप्ड एंड फेल, वन इज ऑन एंड वन इज टू द ग्राउंड। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। ऑन जो प्रेपोजिशन होता है वो पोजीशन का होता है। ऑन का मतलब होता है टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। जैसे मैंने कहा माई बुक इज ऑन द टेबल, मीन्स द बुक इज टचिंग द सरफेस ऑन द ऑफ द टेबल, मीन्स सरफेस बुक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, मीन्स टचिंग द सरफेस ऑफ द टेबल। तो इस तरह से ऑन का मतलब टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग होता है। टचिंग द सरफेस ऑफ वॉल को भी हम ऑन द वॉल कहते हैं। द होल्डर इज ऑन द वॉल, मीन्स होल्डर इज इन द टच ऑफ वॉल, सो होल्डर इज ऑक्यूपाइंग द प्लेस देयर। तो इस तरह से ऑन मतलब एक पोजीशन का प्रेपोजिशन होता है, ना कि डायरेक्शन का। तो इसलिए हम कहते जब वो गिर रहा है तो गिरने का मतलब है कि फेल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड, ये हम कहना चाहते हैं। तो इसलिए फेल टू द ग्राउंड होगा, हम ग्राउंड पर गिर पड़ा या ग्राउंड की ओर गिर पड़ा। जब वो ग्राउंड पर गिर जाता है तब हम कह सकते हैं ही इज ऑन द ग्राउंड, और जब तक वह उठ नहीं जाता है तब तक वह ग्राउंड पर है, ही इज ऑन द ग्राउंड तब तक हम कह सकते हैं। लेकिन फेल के साथ फेल टू द ग्राउंड होगा, फेल ऑन द ग्राउंड नहीं होगा। इसलिए माई नेबर स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड इज द राइट यूज और राइट सेंटेंस हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज मैनी टाइम्स, वेरी ऑफन, I see my neighbor cycling to office. I see my neighbor cycling to office में यहाँ very often को accept किया गया है and many times को accept नहीं किया गया है। many times तब use किया जाता है, बेशक आप many times use करिए, but when the times can be counted, जब times को count किया जा सके, 2 times, 3 times, 4 times, 10 times, 15 times, 16 और 17 times ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन जब काउंट किया जा सकता है, मीन्स इतना है कि आप उसको काउंट कर सकें, इतना टाइम्स कि आप उसको काउंट कर सकें, तब आप मैनी टाइम्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर काउंट नहीं कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल है नंबर, तो फिर आप वहाँ पर वेरी ऑफन यूज़ किया जाता है, ना कि मैनी टाइम्स यूज़ किया जाता है। सो मोर देन काउंटिंग, बियॉन्ड काउंटिंग नंबर्स के लिए हम हमेशा वेरी ऑफन यूज़ करना चाहिए और करते हैं। तो वेरी ऑफन आई सी माई नेबर साइकिलिंग टू ऑफिस, इन दिस वे दिस सेंटेंस बिकम्स द राइट एंड करेक्ट सेंटेंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद फिर इसी तरह के वीडियो के साथ कल फिर आपको और इसी तरह की जानकारी देंगे। थैंक यू, बाय बाय।